फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस, उनके सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन हो जाता है आपका, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो परजीवी पौधे किसे कहते हैं? सहजीविता और कीटभक्षी पौधे। तो परजीवी पौधे वे पौधे जो जीवित पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, परजीवी पौधे कहलाते हैं। जैसे अमरबेल, रेफ्लिसिया, चंदन आदि। कहने का मतलब ये होता है परजीवी पौधे कौन से होते हैं? जैसे कुछ मनुष्य होते हैं जो अपना काम तो निकाल लेते हैं और उसी मनुष्य को क्या करते हैं, तकलीफ देके चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो परजीवी पौधे होते हैं वो कुछ इसी तरह से होते हैं कि उसी पौधे से, यानी ये जो पौधे हैं उस पौधे से अपना क्या भोजन भी प्राप्त करेंगे और उसको क्या देकर चले जाएंगे, उसको दुख देकर चले जाएंगे, यानी उसमें रोग भी उत्पन्न कर देंगे। जैसे ये पौधा है और इस पे क्या होता है, हमारी बेल चढ़ जाती है, रेफ्लिसिया या चंदन आदि हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपका जो पौधा हो जाता है, इससे देखिए भोजन भी प्राप्त कर रहे हैं और प्लस इसको क्या करते हैं, रोग भी देकर चले जाते हैं। तो ये परजीवी पौधे कहलाते हैं। उसी तरह आपका सहजीवी यानी सहजीविता, ये क्या होता है देख लेते हैं। तो जब दो जीवधारी एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं और दोनों को लाभ होता है तो इस संबंध को सहजीविता कहते हैं। और ऐसे जीवों को सहजीव यानी सहजीवी जीव कहा जाता है। जैसे शैवाल थे, कवक शैवाल, और एग्जाम्पल आप हमने जो बताया वो भी आप लिख सकते हैं। कीटभक्षी पौधे, नाम से ही पता चल रहा है कीटभक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जो ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने हैं तो यह कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, नेफेंथीस, यूट्रिकुलेरिया आदि। अब ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जितना हम कहें उतना ही कम है, ठीक है ना। सकते हैं बाकी नाम आप याद रखिएगा, ड्रोसेरा, नेफेंथीस, यूट्रिकुलेरिया और आदि, और भी बहुत सारे हो जाते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्तकाल तथा आवृत्ति की परिभाषा करते हुए इसमें संबंध बताएं। तो आवर्तकाल, एक दोलन पूर्ण करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति की ओर जाना, पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन अथवा कंपन कहलाता है। आवृत्ति, तो कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उससे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध क्या होता है, तो आवृत्ति 1/, आवर्तकाल होता है, जहां एन आवृत्ति टी आवर्तकाल होता है। उसके बाद आपका हो जाता है आवर्त गति तथा दोलन गति को परिभाषित कीजिए। तो आवर्त गति, एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, तो आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति क्या है, तो किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन गति कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक स्वचलित का आवर्तकाल 1/256 सेकंड है, इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल यानी बराबर 1/1 सही 1/256 बराबर 256 कंपन प्रति सेकंड हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब तो एक ही बार करना होता है, ऐसा तो है नहीं। हालांकि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको तो नोटिफिकेशन मिल ही जाती है, उनको अपडेट मिलती रहती है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग कर ले, तो इससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। क्वेश्चन हो जाता है, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया बनाने के रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया होता है। यूरिया का संश्लेषण सन 1828 ईस्वी में होल्डन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था। यूरिया अमोनिया साइनेट को गर्म करने पर बनता है। कैसे बनता है? NH4CNO एरो NH2CONH2। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन में अंतर बताएं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे मैथेन CH4, जैसे एकल बंध होता है ना, CH कितना है तो H4 हो जाता है ना, तो एकल बंध द्वारा होते हैं तो CH4 हो जाता है। C2H6 हो जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे एथिलीन C2H4 हो जाता है, एसिटिलीन C2H2 हो जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना स्पर्श किए समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण को कैसे पहचानोगे? तो प्रतिबिंब द्वारा। यदि प्रतिबिंब समान आकार का है तो दर्पण समतल होगा, छोटी व आभासी है तो उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में देखने पर वस्तु सीधी और बड़ी दिखाई देगी।
उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम लिखिए। तो इसमें ऊतक का नाम आप देखिए कितना इजीली तरीके से ये बना हुआ है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि चित्र आप बनाए, जरूरी नहीं कि डिटेल में आए, आपको सिर्फ चित्र बना के उसका नामांकन करना, यानी नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सार्कोप्लाज्म हो जाता है, केंद्रक हो जाता है, सार्कोलीमा हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, एक से दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आप बना पाएंगे। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है एड्स के कारण एवं रोकथाम पर चर्चा कीजिए। तो एड्स एचआईवी नामक विषाणु से होता है। किससे होता है? तो एचआईवी से। और संक्रमण के लगभग 12 सप्ताह के बाद ही रक्त की जांच से ज्ञात होता है कि विषाणु शरीर में प्रवेश कर चुका है। ऐसे व्यक्ति को एचआईवी पॉजिटिव कहते हैं। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति कई वर्षों यानी 6 से 10 वर्ष तक सामान्य प्रतीत होता है और सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है, लेकिन दूसरों को बीमारी फैलाने में सक्षम होता है। यह विषाणु मुख्यतः शरीर को बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्त में मौजूद टी कोशिकाओं, सेल्स व मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट करता रहता है। कुछ वर्षों बाद 6 से 10 वर्ष यह स्थिति हो जाती है कि शरीर आम रोगों के कीटाणु से अपना बचाव नहीं कर पाता है और तरह तरह का संक्रमण इन्फेक्शन से ग्रसित होने लगता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को एड्स कहा जाता है। अब कारण देख लेते हैं किन कारणों से होता है। तो एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से, एचआईवी संक्रमित सिरिंज व सुई का दूसरों के द्वारा प्रयोग करने से, एचआईवी संक्रमित मां से शिशु को जन्म से पूर्व, प्रसव के समय या प्रसव के शीघ्र बाद, एचआईवी संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से। एक बार एचआईवी विषाणु से संक्रमित होने का अर्थ है जीवन भर का संक्रमण एवं दर्दनाक मृत्यु। एड्स से बचाव: जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध नहीं रखें। यौन संपर्क के समय कंडोम का प्रयोग करें। मादक औषधियों के आदि व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई सिरिंज व सुई का प्रयोग न करें। एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भधारण न करें क्योंकि उनमें पैदा होने वाली शिशु को यह रोग लग सकता है। रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्ति का रक्त न लें और सुरक्षित रक्त के लिए एचआईवी की जांच किया रक्त ही ग्रहण करें। डिस्पोजेबल सिरिंज एवं सुई तथा अन्य चिकित्सकीय उपकरणों का 20 मिनट पानी में उबालकर जीवाणु रहित करके ही उपयोग में लें तथा दूसरे व्यक्ति का प्रयोग में लिया हुआ ब्लड पत्ती काम में ना ले। तो समझ में आ गई चीजें कि किस तरह से बचा जा सकता है। अब देख लेते हैं जलीय पौधों के गुण उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जलीय पौधे ऐसे पौधे हैं जो जलीय वातावरण यानी खारे पानी या मीठे पानी में रहने के लिए अनुकूल हो गए हैं। उन्हें शैवाल और अन्य माइक्रोफाइट्स से अलग करने के लिए हाइड्रोफोट्स या मैक्रोफाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। कुछ हरे पीले छितरे हुए पत्ते वाले पौधे जल के नीचे उगते हैं जैसे हाइड्रा। कुछ फूले हुए तनों और डंठलों वाले पौधे जल की सतह पर तैरते हुए मिलेंगे जैसे जलकुंभी। इसके अलावा आपकी परिचित कमल, कुमुदनी और सिंघाड़े के पौधे भी मिलेंगे जिनका आधा भाग पानी में डूबा हुआ और आधा सतह से ऊपर उठा हुआ रहता है। अब ये जो जलीय पौधे होते हैं तो इनकी खूबी क्या होती है? देखिए इनके पत्ते क्या होते हैं, इसमें मोमी परत चढ़ी होती है। अगर मोमी परत ना चढ़ी हो, जैसे आप ऐसे नॉर्मल पत्ता आप डाल दें किसी भी पेड़ पौधे का, तो क्या होगा? पानी में वो क्या होगा? सड़ गल जाएगा। लेकिन जो इसमें पौधे उगते हैं तो क्यों नहीं पत्ते सड़ते हैं? क्योंकि मोमी परत होती है ना, और जहां पे जो होता है उसके अनुकूल वो होता है। तो इसी तरह से ये हो जाता है। जलीय पौधों की जड़ें हल्की और पंखदार होती क्योंकि उन्हें पौधों को सहारा देने के लिए आवश्यकता नहीं होती। जलीय पौधों की जड़ें ऑक्सीजन लेने के लिए विशिष्ट होती हैं। स्थायी रूप से जलमग्न जलीय पौधे पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और पानी से सीधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सुचालक वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा बिना किसी विशेष प्रतिरोध के प्रवाहित हो सकती है उन्हें सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण में हो जाता है चांदी, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट आदि। कुचालक वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती कुचालक पदार्थ कहलाते हैं जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, कागज आदि। अब यहाँ पे समझिए, देखिए सुचालक में क्या हो जाता है आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका ये हो जाता है चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट आदि, और कुचालक में सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, कांच आदि। अब लकड़ी आए और गीली लकड़ी है तब आप नहीं कर सकते, है ना। तो इन सब चीजों को समझिए, बारीकियों को बहुत समझिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण को चित्र की सहायता से समझाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। खगोलीय स्थिति को कहते हैं क्या? चंद्र ग्रहण इस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो। इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार एवं अवधि चंद्र आसंधियों के सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। चांद के इस रूप को ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद ये पहले काले और फिर धीरे धीरे सुर्ख लाल रंग के तब्दील होता है। तब्दील यानी चेंज होता है, बदलता है।
किसी सूर्य ग्रहण के विपरीत जो कि पृथ्वी के एक अपेक्षाकृत छोटे भाग से ही दिख पाता है। चंद्र ग्रहण को पृथ्वी के रात्रि पक्ष के किसी भी भाग से देखा जा सकता है, जहां चंद्रमा की छाया की लघुता के कारण सूर्य ग्रहण किसी भी स्थान से केवल कुछ मिनटों तक ही दिखाई देता है। यही चंद्र ग्रहण की अवधि कुछ घंटों की होती है। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण को सूर्य ग्रहण के विपरीत आंखों के लिए बिना किसी विशेष सुरक्षा के देखा जा सकता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण की उज्ज्वला पूर्ण चंद्र से भी कम होती है। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चंद्र ग्रहण को चित्र सहित समझाएं। तो जो चंद्र ग्रहण है उसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाता है। ये अभी हमने अभी सर्किल बनाया, ये क्या क्या है अभी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आप समझ ले इसमें क्या होता है कि ये आपका सूर्य हो जाता है, और जब इसके बीच में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चंद्र ग्रहण को पढ़ रहे हैं। तो चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, जब पृथ्वी क्या होती है, बीच में आ जाती है। पृथ्वी क्या होती है, बीच में आ जाती है, और यहाँ पे ये चंद्रमा है, ठीक है, ये चंद्रमा है। तो जब बीच में आएगी तो ये हो जाएगा चंद्र ग्रहण। और इसी तरह सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो यहीं पे समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब सूर्य ग्रहण किस तरह से पड़ता है, क्या बीच में आ जाता है। तो ये सूर्य को भी इधर उधर कर देते हैं, लेकिन चीजों को ध्यान में रखिएगा, सूर्य कहीं पर भी नहीं जाता है। सूर्य अपनी जगह, देखिए यहाँ चंद्र ग्रहण में भी सूर्य अपनी जगह है, और सूर्य ग्रहण में भी सूर्य अपनी जगह पे। अब क्या होगा, अब चंद्रमा बीच में आ जाएगा। ये जो सर्किल है यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो चंद्रमा है ये क्या है, ये बीच में आ गया, और यहाँ पे क्या है, ये पृथ्वी है। तो इस तरह से आपका हो जाता है ये क्वेश्चन है। आकृति, आकार, रंग, संरचना, आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन ही सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायता यानी सहायक होता है। अनुकूलन कहलाता है। जलीय वातावरण में रहने वाले यानी रहने तो शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। निषेचन के लिए विशेष संरचनाएं, जलकुलोम यानी गलफड़ा होता है। तैरने के लिए इनका शरीर धारारेखित तथा चपटे पंख होते हैं। मछलियों में आंखों की सुरक्षा है तो निमेशक पटल पाया जाता है, जिसमें मछलियां तैरती हैं। तो आपने समझा कि जलीय जंतु में अनुकूलन पर टिप्पणी लिखना है। तो क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से हम वहां पे अपने आप को ढाल पाते हैं। तो क्या है, जो मछली है तो किस लिए पानी में रह पाती है, तो आपने देखा कि जो उसका गलफड़ा है उसके द्वारा वो शोषण क्रिया करती है ना, और वो जल में रह पाती है। उसके जो शल्क होते हैं इसके लिए ये भी क्या होते हैं, ये जलरोधी होते हैं, जलरोधी शल्क पाए जाते हैं, तो इसलिए भी ये जल में रह पाते हैं। अभी हम आप जल में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो ये हो जाता है। उसके बाद है स्थलीय जंतु के अनुकूल यानी स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन कैसे होता है समझाया। स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन, स्थलीय जंतु जैसे गाय बिल्ली में प्रचलन के लिए बेलनाकार चार पाद होते हैं। वायु के शरीर में ग्रहण करने हेतु विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है। रेगिस्तानों में चलने के लिए ऊंटों में गद्दीदार पैर तथा भोजन के लिए कुबड़ भी पाया जाता है। इसमें वसा का ग्रहण होता है। अब जलीय यानी स्थलीय जंतु में अनुकूलन कैसे होता है भाई, जहां पे जो रह रहा होता है उसके अनुकूल वो ढल जाता है। ऊंट रेगिस्तान में रहता है तो वहां पे क्या है, पानी की कमी रहती है, लेकिन ऊंट वहां के अनुकूल है। अब के पौधा होता है, पौधा भी, अब यहाँ पे हम जंतु के बारे में पढ़ रहे हैं तो जंतु के बारे में, लेकिन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम्पल भी नहीं ले सकते हैं, है ना। तो अगर पौधा है तो वहां पे कैसे वो कांटोदार, इस तरह से इसमें कांटे कांटे सब कांटे कांटे निकल आते हैं। ये पत्तियां कुछ चौड़ी टाइप की बनी होती हैं, और इसमें क्या होता है, कांटे निकल आते हैं। तो क्यों, क्योंकि ये पानी को शोषित कर लेते हैं और वहां के अनुकूल हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हो जाती हैं, चाहे वो जलीय जंतु हो या जलीय यानी किस स्थलीय जंतु हो या जलीय जंतु हो या जो भी है, तो वहां के अनुकूल वो ढल ही जाता है, और जब ढलता है तब वहां पे वो रह पाता है। और वहां पे अगर उस तरह से हो ना तो वो जीवित नहीं रह सकता है। और स्थलीय जंतु में अनुकूलन का विशिष्ट उदाहरण है ऊंटों के पास गद्दीदार पैर होना, रेतों से सवारी करने तथा बोझा उन्हें मतलब ढोने में उन्हें आसानी होता है। अतः इसी कारण ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है भाई, गद्दीदार पैर होते हैं इसलिए ऊंट को क्या कहा जाता है, तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आप सोचेंगे कि मैम क्या क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जी हाँ बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हवा क्वेश्चन आते हैं कि आप कर ही ना पाए, ऐसा नहीं है, आता सब सिलेबस से ही है। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है। तो गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या बताएं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 20, तो r/2 या 20 बराबर r/2, r बराबर 20 × 2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। आज प्रौद्योगिकी की ही देन है कि कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे देश विदेश की खबरों को हम चंद मिनटों में जान लेते हैं। यही बात कही जाती है कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है।
यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रौद्योगिकी के बारे में कहा जा रहा है कि आज प्रौद्योगिकी की देने की कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे देश विदेश की खबरों को हम चंद मिनटों में जान लेते हैं। पहले क्या होता था, अगर कोई खबर हमें देनी होती थी तो महीनों के हिसाब से टाइम लग जाता था। या तो आप पहले क्या होता था, कबूतरों को, ट्रेंड कबूतरों को भेजा जाता था या किसी इंसान को भेजा जाता था। तो अगर एक खबर है, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए खुशी की खबर है या दुख की खबर है, अब उस मनुष्य को भेजा गया, पता चला यहाँ जो भी कुछ होना था वो सब कुछ हो गया, वो पता चला आ रहे हैं कह के, कब, बहुत लंबे टाइम के बाद, है ना। आज क्या होता है, हमने सोचा, माइंड किया कोई चीज को कि हाँ ये चीज हमें करनी है, उनको इनवाइट करना है या इस चीज की खबर हमें देनी है, फटाफट से लिखा और सेंड कर दिया। सेकंड नहीं लगता है, सोचने में टाइम लगता है, लेकिन कहते नहीं, खबर देने में टाइम नहीं लगता है। इसी तरह तो आज क्या होता है, कोई भी खबर होती है सेकंडों में वायरल हो जाती है ना। तो ये चीज है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ एवं हानियां बताएं, क्योंकि भाई देखिए, जहां पे कहते नहीं, विज्ञान अगर आविष्कार है तो अभिशाप भी है ना, होता है लेकिन यूज पे होता है। कुछ लोग भाई देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ एवं हानियां बताएं। पहले हम कुछ चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, जो आपके आसपास भी जो बहुत सुनने को मिलता होगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है, मोबाइल बहुत ही खराब चीज है। बहुत जो कैसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े समाज में रह रहे हैं, वो लोग कहते हैं, लेकिन मेरी समझ में ऐसा नहीं है भाई। देखिए क्यों, क्योंकि हर एक वो चीज अच्छी भी है, हर एक वो चीज बुरी भी है। अभी आप पानी का यूज करें, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूं आप लोगों को जिस तरह से, क्योंकि हमारे भी आसपास में ऐसे लोग हैं, कई लोगों से हमारी मुलाकात भी हुई है, इसलिए हम ये बात रखना चाहते हैं आप लोगों के सामने। कुछ लोग कह रहे हैं मोबाइल बहुत ही खराब चीज है, हमने कहा नहीं खराब चीज है। क्यों? क्योंकि हमने फिर उनको एग्जाम्पल दिया, और वही एग्जाम्पल हम आपको भी बताएंगे कि पानी है, ठीक है, तो क्या है, अगर वो ज्यादा हो जाए, यानी आप अगर जल में डूब जाए तो क्या होगा, आपकी मृत्यु हो सकती है, हमारी मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर हमें जल ही ना मिले पीने के लिए तो क्या होगा, तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है, यूज पे चीजें डिपेंड करती हैं। ऐसे तो भोजन भी होता है, अगर हमें भोजन ना मिले तो क्या होगा, क्या हम रह पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे? भाई कुछ ही टाइम तक जिंदा रह पाएंगे, उसके बाद भाई क्या होगा, कहेंगे भाई इसकी मौत भूख से हो गई। लेकिन अगर आपने ज्यादा खा लिया तो क्या होगा, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब ये होता है, अगर कहीं पे किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी है। अब मोबाइल का लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, उसका यूज नहीं कर पाते हैं कायदे से, उसका यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज करते हैं, जो कि गलत चीजों के लिए। लेकिन जो 99 चीजें अच्छी हैं, भाई आप क्लास ले रहे हो, हम आपको क्लास दे रहे हैं, हम अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं, कोई भी हमको प्रॉब्लम आती है, हम क्या करते हैं, फटाक से मोबाइल को ऑन किया, गूगल पे सर्च किया, हमको सेकंडों में चीजें मिल गई, जो भी हमारे डाउट थे वो क्लियर हो गए। तो बताओ कैसे खराब हो सकती है वो चीज? नहीं खराब हो सकती है। लेकिन कुछ लोग जब यूज ही करना नहीं जानते तो कहते हैं वो चीज खराब है। तो इसी तरह से समझ लेते हैं कि विज्ञान क्या है, आविष्कार भी है, और विज्ञान का आविष्कार जो वरदान भी है और अभिशाप है। तो यहाँ पे लाभ और हानियां दोनों चीज देखते हैं। खैर वो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन लेंदी क्या, एग्जाम्पल से चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ एवं हानियां बताएं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ, कृषि के क्षेत्र में वर्तमान समय में जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे कृषि व्यवस्था पर दबाव भी पड़ रहा है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या हेतु एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, कीटनाशक आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यानी क्या है, तो यहाँ पे देखिए आप समझ सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में किस तरह से ये फायदेमंद है ना। कि पहले क्या होता था, कृषि करने के लिए बैलों से खेत जोते जाते थे, है ना, और भी बहुत टाइम लगता था इसे जोतने में, जुताई करने में, और भी वर्क करने में। आज आज क्या है, अच्छी अच्छी कीटनाशक दवाएं भी हैं, और हालांकि दवाओं से खेत की जुताई नहीं होती है, दवाएं इसलिए डाली जाती हैं कि इसमें कीट ना लगे, कीड़े ना लगे, है ना। और ट्रैक्टर, जैसे बैलों से जुताई करी जाती थी तो बहुत टाइम लगता था, आज क्या है, ट्रैक्टर से जुताई की जाती है, और भी मशीनें आ गई, जैसे भूसा निकालने वाली, है ना, और यहां तक कि धान लगाने वाली तक की मशीन आ गई। अभी तक आपने देखा होगा कि एक एक पौधे को लेके मनुष्य क्या करता है, यानी जो इंसान होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक एक को रोपते हैं, इस तरह से रोपते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जैसे धान उगाना होता है तो इस तरह से ऐसे इस तरह से लगाए जाते हैं। तो जो मनुष्य होता है वो झुक के एक एक पौधे को ऐसे रोपता है। तो इसमें कई लोग लगते हैं, अब क्यारी क्यारी डाली जाती है और उसके बाद इस तरह से इसमें लगाए जाते हैं, तो टाइम लगता है। अब क्या है, मशीन, ट्रैक्टर के पीछे मशीन बांध ली जाती है, और उसमें क्या किया जाता है, जैसे मशीन में इस तरह से, उसके बाद इस तरह से एक वो बना दी जाती है, और उसके बाद ये गिरते चले जाते हैं। होल से क्या होता है, ये गिरते चले जाते हैं और ये लगते चले जाते हैं, तो इसमें टाइम की बचत हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं, पहले के इधर लोग है तो पेड़ की सूखी पत्तियों, गोबर से तैयार उपले, कोयला तथा मिट्टी के तेल पर निर्भर रहते थे, परंतु आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की मदद से पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, एलपीजी गैस, ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। इसमें श्रम तथा समय दोनों की बचत होती है।
यानी क्या है कि पहले लोग क्या करते थे कि सूखी लकड़ियों को जलाते थे, गोबर के उपले बनाकर उनको जलाते थे, खाना बनाने में यूज किया जाता था। लेकिन आज क्या है, गैस। तो इससे क्या होता है, इससे देखो गंदगी भी नहीं होती है। और सबसे आसान चीज तो क्या है, पहले क्या होता था, बर्तन बहुत काले काले हो जाते थे और उनको धुलने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आज क्या है, एकदम खाना बना रखा भी है किचन में, तो ऐसा नहीं लगता है कि खाना बना रखा है, ऐसा लग रहा है बर्तन साफ साफ रखे हुए हैं, धुले मंजे हुए रखे हुए हैं। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। तो इससे क्या हुआ, समय की भी बचत हुई और गंदगी भी नहीं हो रही है। और वैसे कितना अपशिष्ट पदार्थ, भाई आप लकड़ियों को जलाएंगे तो अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचेगा, ओपले जलाएंगे तो अपशिष्ट पदार्थ भी तो बचेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हैजा, म्यादी बुखार आदि के सफल इलाज के लिए नई प्रौद्योगिकी की खोज हुई है और इसका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी आदि के प्रयोग से व्यक्तियों के शरीर के अंदरूनी बीमारियों का पता लगाकर सफल इलाज किया जा रहा है। जनसंचार, आज जनसंचार का सबसे बड़ा साधन मोबाइल बना हुआ है। इसके आविष्कार ने तो देश के प्रगति में चार चांद लगा दिए। पहले लोग सूचनाओं का आदान प्रदान पत्र तार के द्वारा कई दिनों में करते थे, परंतु आज सूचना का स्थानांतरण चंद समय में, यानी कुछ ही मिनटों में हो जाता। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तीव्रता से उन्नति की है, जिससे कई अन्य क्रांति आ गई है। पृथ्वी अग्नि त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है, इसका प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनमें युद्ध शास्त्रों को नष्ट करने से होता है। तो आपने यहाँ पे समझा। अब इससे हानियां क्या है देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जहां एक और लाभ है, वहीं दूसरी ओर हानि भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हानि। इस प्रकार कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से मृदा प्रदूषण का होना, क्योंकि हाँ भाई बिल्कुल ऐसा तो है। वही चीज कहते नहीं कि अगर 10 फायदे हैं तो एक नुकसान जरूर है। भाई कीटनाशक दवाओं से क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं। और दवाएं जो डाली जाती हैं तो उससे क्या होता है, जैसे आज आपने देखा फसल है और कोई भी जो भी फल लगा हुआ है, मान लीजिए आपका तोरी का हो गया, लौकी का हो गया, कोई भी मान लीजिए टू कोई भी आपने अपने माइंड में वो फसल का नाम ले लिया। उसमें क्या हुआ, आपने ऐसे छिड़काव की, ऐसी ऐसी दवाएं चल रही हैं कि आज आपने देखा छोटा सा वो फल छोटा सा है, कल आपने देखा वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो यानी एकदम से बड़ा हो रहा है। तो इसमें आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपकी फसल जल्द से उग जाती है, जल्द से आपको पैसा मिल जाता है, मंडी में जाके आप बेच लेते हो तो आपका घर चलता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो इससे ये चीज हुई है तो वो ऐसे तो हो नहीं गई है। इसमें जो दवाएं पड़ी हैं तो कुछ वो नुकसान भी करेंगी। अब वो जो नुकसान कर रही हैं तो इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, है ना। और मृदा प्रदूषण भी हो रहा है, क्योंकि ये भाई छिड़काव करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भूमि पे इसके कुछ चीजें पड़ेंगी नहीं, कुछ अंश इसमें भूमि पे भी पड़ते हैं। तो भूमि में क्या होता है, इसका क्या होता है, इन दवाओं से मृदा प्रदूषण होता है। फिर स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसके कारण रोजगारों की संख्या, यानी बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि पहले क्या था, सारा वर्क मनुष्य ही करते थे, इंसान ही करते थे। आज उनका जो काम है वो मशीनें कर रही हैं। अब मशीनें जब कर रही हैं तो क्या हुआ कि भाई बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना, लोगों को काम चाहिए, उनको काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो काम मनुष्य ना करके मशीनें कर रही हैं। तो यानी इससे ये भी नुकसान है बहुत बड़ा, ये इससे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है ना। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से वातावरण के ताप में परिवर्तन हो रहा है, जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन होने से अनेक प्रजातियों की संख्या में भी वृद्धि होती है। ये सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ही दुष्परिणाम है। उसके बाद है भोज्य पदार्थों के परीक्षण की विधियां बताएं। तो भोज्य पदार्थ के परीक्षण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। पके हुए भोजन को जीवाणु तथा कवक बिना पके भोजन की अपेक्षा बड़ी शीघ्रता से खराब कर देते हैं, इसलिए इनको परीक्षित किया जाता है। पके हुए भोजन को, भोज्य पदार्थों को जीवाणु, कवक आदि से सुरक्षित रखना ही भोज्य पदार्थ का परीक्षण कहलाता है। भोज्य पदार्थ के परीक्षण की विधियां, रसायन द्वारा साइट्रिक अम्ल, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइट तथा एसिटिक एसिड आदि का प्रयोग करके जेल, जेली, जूस आदि को परीक्षित किया जाता है। डिब्बाबंदी, कैनिंग, विभिन्न पदार्थ जैसे मटर, अनानास आदि प्राकृतिक रूप से इस विधि से वायुरुद्ध डिब्बों में बंद कर संरक्षित किए जाते हैं। अचार तैयार करना, इस विधि में सिरका, तेल, नमक के प्रयोग से भोजन संरक्षित किया जाता है। सुखाना यह साधारण और सर्वाधिक उपयोग में आने वाली विधि है। सूर्य की ऊष्मा से सब्जियों, फल आदि सुखाकर संरक्षित कर ली जाती है। अंतराल से उबालना और ठंडा करना, घरों में माताएं दूध बार बार उबालती हैं, इसका कारण यह है कि बार बार दूध उबालने से वो फटता नहीं और सुरक्षित रहता है। यह परीक्षण की सबसे सरल विधि से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा युक्त पदार्थों को लगभग 24 घंटों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। बाजार में पैकेट के दूध जिस विधि से लंबे समय तक के लिए भंडारित किया जाता है वह क्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है।